हेलो नमस्कार सत श्री अकाल आदाब। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने एजुकेशनल चैनल वेक्टर एजुकेटर्स पर। और मैं हूं आपका जनरल अवेयरनेस और जनरल स्टडीज़ का एजुकेटर नवदीप सिंह। आज हम चर्चा करने वाले हैं हमारे जनरल साइंस के एपिसोड नंबर 14 की। और ये एपिसोड आपको डेली देखना है, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करना है और वीडियोज़ को लाइक भी करना है। तो आपके जो भी क्वेरीज़ हो आप वीडियो में नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो और उन कमेंट्स का मैं रिप्लाई दूंगा। इसके साथ साथ मैं अपनी लास्ट स्लाइड में अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स की डिटेल भी शेयर करूंगा ताकि आप लोगों को मुझसे कनेक्ट करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। सो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज साइंस का हमारा एपिसोड नंबर 14। और साइंस के एपिसोड नंबर 14 में जो पहला क्वेश्चन है वो आपके सामने ये कि वाणिज्यिक कॉक की प्रजातियों को किससे प्राप्त किया जाता है। क्या है ऐसा जिससे वाणिज्यिक कॉक की प्रजातियों को प्राप्त किया जाता है। और वाणिज्यिक कॉक होता क्या है, व्हाट इज ए कमर्शियल कॉक। सबसे पहले तो ये अंडरस्टैंड करें। इसका जो आंसर है क्वेर्कस से इसको फाइंड किया जाता है। और इसे आप देख सकते हो, बेसिकली जो लकड़ी पूरे पेड़ की लकड़ी होती है, उस लकड़ी यानी उस तने के ऊपर की जो ऊपर की छाल होती है, उस छाल को हम लोग कॉक कहते हैं। और वो कॉक निकाल करके बहुत सारे वेरियस यूजेस में आती है। जैसे कि आपने देखा होगा शैम्पेन की जो बॉटल होती है, शैम्पेन की बॉटल के ऊपर का जो ढक्कन है जो थोड़ा सा मुलायम होता है और काफ़ी अच्छे तरीके से वो कांच के ऊपर की मोहड़ी में फिट हो जाता है ताकि वो पूरी तरह से पैक्ड रहे। तो शैम्पेन की बोतल का ढक्कन भी एक कॉक से ही बनाया जाता है, जो कि आप देख सकते हो यहाँ पर एक इंसान उसे पेड़ के तने से छील करके निकाल रहा है। तो होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि कॉक कैसे निकाला जाता है। कॉक है क्या, कॉक के बारे में एक चीज़ याद रखिएगा कि कॉक एक तरह का इम्परमिएबल बायंट मटीरियल है। बायंट मटीरियल मतलब ये कि ये तैरता है पानी के ऊपर। और जो बार्क होती है, यानी बार्क का मतलब जो ऊपर का छिलका होता है, उस छिलके के फेलम लेयर ऑफ बार्क टिश्यूज़ कहा जाता है उसे। तो वो फेलम लेयर का एक हिस्सा है बार्क टिश्यू के, और उस ऊतकों से मिल करके निर्माण होता है जो शैम्पेन बॉटल के ऊपर कॉक लगती हैं। और इसके अलावा भी बहुत जगह जो कॉक का इस्तेमाल होता है उसमें। तो होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने दूसरे क्वेश्चन पर। सो द सेकेंड क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू इज कि दी एक्टिविटी डिवाइडिंग लेयर ऑफ कॉलमनर सेल्स इन दी एपिडर्मिस ऑफ अ मैन इज कॉल्ड एज द। मनुष्य के एपिडर्मिस में स्तंभर कोशिकाओं की सक्रिय रूप से विभाजित परत को क्या कहा जाता है। सबसे पहले एपिडर्मिस तो जो आपकी स्किन है, जो हमारी त्वचा होती है, उस त्वचा के ऊपर का जो भाग है एपिथेलियम का सरफेस जो कि डर्मिस के ऊपर रखा होता है, उसे हम लोग कहते हैं एपिडर्मिस। तो एपिडर्मिस तो पॉइंट क्लियर हो गया आपको कि स्किन के ऊपर का जो भाग है उस सरफेस को हम लोग कहते हैं एपिडर्मिस, जो कि डर्मिस के ऊपर रखा होता है। और इस पर क्वेश्चन ये पूछा गया है कि भाई इसका आंसर क्या होगा, यानी कि विभाजित परत, वो जहाँ से परत विभाजित होती है उसे आप कहते क्या हैं। तो उसे कहा जाता है बेसेल, या उसे मालपिघी भी कहते हैं। सो थर्ड वुड बी द राइट आंसर, स्ट्रैटम मालपिघी। आप इसको देख सकते हो, ये देखिए यहाँ से आप इसका बिल्कुल एकदम एग्जाम्पल देख सकते हो कि स्ट्रैटम मालपिघी जो है, इट इज़ टाइप ऑफ इनर मोस्ट स्ट्रैटम ऑफ एपिडर्मिस कंसिस्टिंग ऑफ वन लेयर ऑफ द सेल्स। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड स्ट्रैटम बेसेल। तो इसे बेसेल भी कहा जाता है। तो होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा पूरी तरह से। अब देखें यहाँ पर आप ये बेसेल देख सकते हैं और बेसेल के नीचे वाला जो हिस्सा है वो डर्मिस है। तो ये दोनों पॉइंट आपको क्लियर हो गए। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ करके हमारा डिस्कस करते हैं अगला क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन वुड बी इन फ्रंट ऑफ यू, दैट इज कि हॉर्न्स ऑफ मोस्ट मैमल्स आर कंपोज्ड ऑफ, यानी अधिकांश जो स्तनधारी होते हैं उनके सींग किससे बने होते हैं। स्तनधारियों के सींग की बात हो रही है। सींग तो आप जानते हैं कि सींग मतलब किसी भी एक जानवर का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है, जैसे बारहसिंघा है या बहुत सारे ऐसे बोवाइड बोलते हैं उन्हें, बायोलॉजिकल फैमिली ऑफ क्लोवन हूफेड जो एनिमल्स होते हैं, उन एनिमल की जो ऊपर के सिर के ऊपर एक सींग होती है, उस सींग को हम पूछ रहे हैं कि वो किससे बना होता है। तो इसका सही आंसर है नंबर 3, वो कैरेटिन से बना होता है। ये आप याद रखिएगा। और चलिए आगे चल करके देखते हैं कि कैसे वो कैरेटिन से बना होता है। देखो हॉर्न्स क्या होते हैं, हॉर्न्स सभी तरह के जो भी मेल स्पेसीज होते हैं
बोवाइड। अब देखो इसमें बोवाइड दिया हुआ है, बोवाइड का मतलब भी मैं आपको बता देता हूँ। जितने तरह के जानवरों की आप ये फोटो देख रहे हो, ये सारे तरह के जानवर बोवाइड फैमिली के कहलाते हैं। बोवाइड एक बायोलॉजिकल फैमिली है। जब भी हम एनिमल किंगडम को पढ़ते हैं, जब भी हम पढ़ते हैं जंतु जगत के बारे में, तो जंतु जगत में एक तरह की ये जैविक फैमिली है, परिवार है, जिसमें क्लोवन हूफ्ड रूमिनेंट वर्टिब्रेट्स होते हैं। क्लोवन हूफ्ड का मतलब ये कि इनके सिर के ऊपर ये देखें आप, इस तरह से एक सींगों का एक बड़ा सा स्ट्रक्चर होता है, जिस स्ट्रक्चर को आप किसी भी तरह का देख सकते हो। सपोज एक गाय है तो गाय का स्ट्रक्चर सिंपल हो सकता है, लेकिन वहीं बारहसिंगा है या कोई हिरण है या कोई गोट जिसे कहते हैं ना, सपोज बफेलो, गोट, शीप, भेड़, इन सब की जो प्रजातियां हैं, इन सब की प्रजातियों के ऊपर सींग के अलग अलग तरीके के स्ट्रक्चर्स होते हैं। जैसे इसमें से आप देख सकते हो कि लेफ्ट साइड में ऊपर से सेकंड नंबर एक बाइसन है। इस बाइसन के सींग का स्ट्रक्चर आप पूरी तरह से देख सकते हो। इट इज़ लाइक 8, एक ऐसा 8 बना हुआ है जो कि हॉरिजॉन्टल है, लेटा हुआ 8 है। तो होप आपको ये पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर। और नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग ये डिस्कशन करते हैं कि जो मेमोरी ग्लैंड्स होती हैं ये किस में मॉडिफाइड हो जाती हैं, यानी मेमोरी ग्रंथियाँ मतलब क्या हैं ये। तो सबसे पहले मेमोरी ग्रंथियाँ, एक चीज़ तो आप लोग याद रखिए कि ये स्वेट ग्लैंड्स में मॉडिफाई होती हैं, या ये मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड्स हैं। और स्वेट ग्लैंड्स क्यों हैं इन ग्रंथियों में? अब देखिए, सबसे पहले ग्रंथियों के बारे में हम लोग थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं कि जो ग्रंथियाँ होती हैं वो ग्रंथियाँ सिक्रीट करती हैं कोई ना कोई फ्लूइड या कोई ना कोई लिक्विड। तो जब भी लिक्विड वो सिक्रीट करेंगी तो ये आप एक स्ट्रक्चर देख पा रहे हो। ये स्ट्रक्चर है ब्रेस्ट का, एक वीमेन ब्रेस्ट का ये स्ट्रक्चर है। और वीमेन ब्रेस्ट के स्ट्रक्चर में सबसे लेफ्ट मोस्ट पार्ट जो है उसमें हम लोग देखते हैं वो लंग का पार्ट है, यानी कि वो फेफड़ों का हिस्सा है। फेफड़ों के हिस्से के बाद रिब्स हैं, और रिब्स यानी कि हड्डियाँ जो कि फेफड़ों को मसल्स से अलग करती हैं और फेफड़ों को सुरक्षित करने का काम करती हैं। और उसके बाद का ये जो पूरा हिस्सा है, ये हिस्सा आप देख पा रहे हो। नीचे की तरफ से आप इमेज को देखना शुरू करिए तो एक ब्रेस्ट में होता है फैट, और फैट के बाद जो दूसरा पॉइंट लिखा हुआ है वो है ग्लैंड लोब्यूल्स। ये जो ग्लैंड लोब्यूल्स हैं, होप इसको आप थोड़ा सा जूम करके यूँ समझ पाओगे। ये जो ग्लैंड लोब्यूल्स हैं, ये ग्लैंड लोब्यूल्स स्वेट ग्लैंड हैं जो कि पहले तो खाली होते हैं ये, और बाद में जब मिल्क सिक्रीट होता है तो मिल्क सिक्रीट होकर के इनमें आकर डिपॉजिट हो जाता है। तो ये आपको पॉइंट क्लियर हो गया कि मिल्क सिक्रीट भी इसमें डिपॉजिट हो जाता है, और इन्हें एलोवोली के नाम से भी जाना जाता है। मिलीमीटर साइज़ के होते हैं ग्लैंड्स। तो होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे, और आगे बढ़ करके अपने क्वेश्चन नंबर 5 को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 ये कहता है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग टिश्यू हैज़ मैट्रिक्स विच इज़ द सोर्स ऑफ इट्स स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल परफॉर्मेंस। निम्नलिखित ऊतकों में से किसके पास मैट्रिक्स है जो इसके संरचनात्मक और कार्यात्मक प्रदर्शन का स्रोत है या उसकी इकाई का स्रोत है? तो इसका जो आंसर है, इसका आंसर है नंबर 1, कनेक्टिव टिश्यू। याद रखिए, जो कनेक्टिव टिश्यू होते हैं जिन्हें संयोजी ऊतक कहते हैं, संयोजी ऊतक मैट्रिक्स की तरह बने होते हैं। अब इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं हम लोग। देखो, कनेक्टिव टिश्यू में बेसिकली जो भी हमारे ऊतक हैं, ऊतकों को एवं उसके साथ साथ जो अंग हैं उनको कनेक्ट करते हैं। तो किसी भी जीवन की निर्माणभूत इकाई, यानी कि जो सबसे बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट है किसी भी ऑर्गन की या किसी भी इंसान की या किसी भी जानवर की या किसी भी पेड़ पौधे की, उसे कहा जाता है सेल। अब सेल बहुत सारे स्ट्रक्चर इकट्ठे होते हैं तो वो फॉर्म करते हैं टिश्यू। अब टिश्यू के बाद फिर मसल्स का फॉर्मेशन होता है, और मसल्स के बाद ऑर्गन्स का, यानी कि सबसे पहले कोशिका, कोशिकाओं के बाद ऊतक, ऊतक के बाद मांसपेशियां, और मांसपेशियों के बाद अंग, शरीर के किसी अंग का फॉर्मेशन होता है, और फिर उसके बाद अंगतंत्र। तो यहाँ पर आप ये क्लियरली देख पा रहे हो कि एक मैट्रिक्स की तरह बना हुआ है। इमेज भी आप देखोगे, एक मैट्रिक्स की तरह बना हुआ है, और इसमें इलास्टिन फाइबर, कोलेजन फाइबर ये मिल करके उसे बांध करके रखते हैं, और फिब्रोब्लास्ट जो बीचों बीच मौजूद है वो एक तरह का कनेक्टर सा है। तो होप आपको पॉइंट क्लियर हो गया होगा। ग्राउंड सब्सटेंस जो होते हैं इसके, ग्राउंड सब्सटेंस आर द मेन थिंग। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ करके डिस्कस करते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो ये कि फाइबर और ग्राउंड सब्सटेंसेस जो कनेक्टिव टिश्यू में पाए जाते हैं ये कहाँ से सिक्रीट होकर के निकलते हैं, यानी संयोजी
ऊतक में ज़मीन पदार्थ और फाइबर किसके स्रावित उत्पाद हैं? तो इसका जो सही आंसर है वो सही आंसर है फिब्रोब्लास्ट। अब आप पिछली इमेज को थोड़ा सा देखेंगे तो आपको ये क्लियर होगा पिछली इमेज में कि फिब्रोब्लास्ट से ये पूरी तरह से उत्पादित होकर के निकलते हैं और ये उसी से स्रावित होते हैं। स्रावित का मतलब होता है सिक्रीट होना, सिक्रेशन। जैसे हमारा पेट है, स्टमक का पार्ट, स्टमक के अंदर तरह तरह के अलग अलग एसिड्स और उसके साथ साथ जैसे बहुत सारे एंजाइम्स सिक्रीट होते हैं, बहुत सारे एंजाइम्स स्रावित होकर के निकलते हैं, उनकी हम लोग बात करते हैं स्रावित होना। होप आपको ये पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ करके डिस्कस करते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, विच इज़ क्वेश्चन नंबर 7। द कैमल्स हम्प इज कंपोज्ड ऑफ अ टिश्यू दैट प्रोवाइड्स वाटर व्हेन ऑक्सीडाइज्ड। यानी ऊँट के कुवड़ का जो हिस्सा वो किस ऊतक से बना होता है जो ऑक्सीकृत होने पर पानी प्रदान करता है? तो सबसे पहले देखो, हिस्सा जो है ऊतकों का वो किसी न किसी ऐसी चीज़ से बना होगा जो कुछ स्टोर कर सके, क्योंकि अगर वो स्टोर करेगा तभी तो वो ऑक्सीडाइज होकर के पानी देगा। अब अगर कोई चीज़ ऑक्सीडाइज होकर के पानी दे रही है, इसका मतलब उसमें कुछ ना कुछ हाइड्रोजन के फॉर्म में कुछ ना कुछ तो उसमें भरा हुआ है। अब जैसे आप बात करते हैं सपोज कार्बोहाइड्रेट की, तो कार्बोहाइड्रेट भी जब बहुत ज़्यादा कंसनट्रेटेड हो जाता है तो वो फैट का फॉर्मेशन करता है। यानी कोई भी शर्करा, कार्बोहाइड्रेट वसा का फॉर्मेशन करती है जब उसमें हाइड्रोजन की मात्रा ज़्यादा हो जाती है। एडिपोज टिश्यूज़ जो होते हैं, एडिपोज टिश्यूज़ को कहा जाता है फैट डिपो। अब यहाँ पर एक पॉइंट याद रखना, एडिपोज आपका आंसर भी है और पॉइंट भी है कि इन्हें कहा जाता है फैट डिपो। फैट डिपो ऑफ द बॉडी किसे कहते हैं? खूब पूछा हुआ क्वेश्चन है। एडिपोज टिश्यूज़ को कहा जाता है। और यहाँ पर अब हम लोग देखेंगे कि एडिपोज टिश्यूज़ से जो फैट निकल करके आता है वो ऑक्सीडाइज होने पर कैसे पानी प्रदान करता है। तो सबसे पहले तो ये देख लो कि डिफरेंट टाइप के कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। जैसे एरुलर कनेक्टिव टिश्यू, ये आप देख पा रहे हो। एडिपोज टिश्यूज़ जो हैं ये पूरी तरह से फैट को संयोजित करके रखते हैं। इसके अलावा फिब्रस कनेक्टिव टिश्यू, ब्लड भी एक तरह का कनेक्टिव टिश्यू है। ये भी क्वेश्चन खूब पूछा जाता है कि ब्लड किस तरह का ऊतक है या रक्त किस तरह का ऊतक है, संयोजी ऊतक है। ऑसियस टिश्यू और हाइलाइन कार्टिलेज जो है वो आप देख सकते हो यहाँ पे। लेकिन इसके साथ अभी हम लोग ये देख रहे हैं ऊँट को। ऊँट एक किस तरह का, देखो एक तरफ तो आप देख पा रहे हो राइट हैंड साइड पर एक ऊँट है आपके पास जो कि भारतीय ऊँट है, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड पे जो आप ऊँट देख रहे हो ये इंडिया में पाए जाने वाला ऊँट नहीं है, ये बाहर पाया जाने वाला ऊँट है। मुझे कमेंट सेक्शन में एक बार ज़रूर बताना कि भाई इस तरह के ऊँट कहाँ पाए जाते हैं, कौन सा ऐसा देश है जहाँ इस तरह के ऊँट पाए जाते हों। देखो इसके कितने सारे कुबड़ हैं इस ऊँट के, और इसके पास कितना ज़्यादा फैट है जो ये डिपॉजिट करके रखता है। साथ ही साथ इसके जो मज़ल वाला हिस्सा है, जो थूथन वाला हिस्सा है, उस थूथन में बाल भी कितने ज़्यादा हैं लेफ़्ट वाले में। राइट वाला हमारा देशी ऊँट है जो जैसलमेर और इधर हमारे थार के रेगिस्तान में खूब ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन के लिए, परिवहन के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। तो पॉइंट आपको क्लियर हो गया। आगे हम लोग बढ़ें और आगे बढ़ करके डिस्कस करते हैं हम अपना अगला क्वेश्चन कि वाइट फिब्रस टिश्यूज़ ऑकर इन। सफ़ेद रेशेदार ऊतक जो होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? और इसका जो सही आंसर है वो ये है कि टेंडन में पाए जाते हैं। याद रखना, टेंडन। अब देखो यहाँ पे आप बहुत सारी चीज़ें देख रहे हो। टेंडन और लीगामेंट दो चीज़ें हैं जहाँ पर बोन जॉइन होती हैं। देखो कार्टिलेज तो वो हिस्सा है, कार्टिलेज वो हिस्सा है जहाँ पर जॉइंट हो रहा है। लिगामेंट वो है जो आपका बोन से बोन को जॉइंट करता है, और टेंडन वो हिस्सा है जो मसल से, मांसपेशियों से बोन को जॉइन करवाता है। तो होप आपको पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अब देखिए इसके बाद हम लोग आगे बढ़े और आगे बढ़ करके इसे देखते हैं तो ये समझ में आता है कि आप देखो इसमें सबसे पहला हिस्सा जो है ये आप देख पा रहे हो टेंडन। टेंडन जो है ये बाहरी हिस्सा है, एकदम बाहर से, ठीक है। इसके जो अंदरूनी हिस्सा है वो है लिगामेंट। तो होप आपको ये पूरी तरह से पॉइंट क्लियर हो गया होगा। ये एक नी जॉइंट की फ़ोटो है जिसको हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं, और इस नी जॉइंट में आप जो कार्टिलेज देख रहे हो, कार्टिलेज एकदम बीचों बीच का हिस्सा है जिस हिस्से से बोन एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं। तो मैंने आपको बताया लास्ट स्लाइड में जहाँ पर हम लोग डिस्कस कर रहे थे, तो हमें समझ में आया कि भाई बोन टू बोन जहाँ पर ज्वाइन हो रहे हैं दैट इज़ कार्टिलेज। लिगामेंट वो है जो बोन से बोन को कनेक्ट करवाएगा, और टेंडन वो है जो मसल से बोन को बांध करके रखेगा ताकि बोन अलग ना होने पाए। होप आपको पूरा पॉइंट क्लियर हो गया होगा।
चलिए जल्दी से आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर कि लिगामेंट किस चीज़ से बने होते हैं, स्नायु बंधन किस से बने होते हैं। और स्नायु बंधन बने होते हैं वाइट फाइबर्स एंड सम येलो इलास्टिक फाइबर्स। एक चीज़ याद रखिएगा, सफ़ेद फाइबर से और कुछ येलो इलास्टिक फाइबर से ये बने होते हैं। तो होप ये पूरी तरह से पॉइंट आपको क्लियर हो गया है। आगे हम लोग बढ़ते हैं और आगे बढ़ करके डिस्कस करते हैं हमारा अगला क्वेश्चन विच इज़ क्वेश्चन नंबर 10। लेकिन उसके पहले लिगामेंट को आप देख लीजिए कि फिब्रस टिश्यूज़ और लिगामेंट की हम लोग वैसे ही फ़ोटो देख चुके हैं। हाँ, एक चीज़ और है लिगामेंट का फंक्शन। कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन ये है कि ये बताएं लिगामेंट का मेन फंक्शन क्या है, या किस ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर है आपके पूरे जॉइंट में जिसकी वजह से मूवमेंट होता हो। तो ये पॉइंट याद रखना जहाँ पर मैंने टिक किया है कि जॉइंट मूवमेंट कराने वाला जो स्ट्रक्चर है, जहाँ पर आपके जोड़ों में थोड़ा सा घुमाव होगा, आपके हाथ सीधे हो जाते हैं, मुड़ जाते हैं, और जो कुहनी का हिस्सा है या जो आपके पैरों को सीधा होने और मोड़ने वाला आपके घुटनों का हिस्सा है, ये इसीलिए संभव है क्योंकि लिगामेंट वहाँ पर है। अगर लिगामेंट नहीं होता तो आप ये पॉइंट समझ लो नहीं होता। देखिए, एक बोन से दूसरे बोन को कनेक्ट करता है जॉइंट में। होप आपको ये पॉइंट पूरी तरह से क्लियर है। आगे बढ़ जाते हैं, जल्दी से हम पहुंचते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर, जो कि है क्वेश्चन नंबर 10 दैट द मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ वर्टिब्रेट बोन इज। कशेरुकी हड्डी का प्रमुख घटक क्या है। कशेरुकी हड्डी, अच्छा देखो, दो तरह के एनिमल्स हैं। एनिमल किंगडम में हम एनिमल्स को दो तरह से अलग अलग भी बांटते हैं। एक तरफ होते हैं वर्टिब्रेट्स, एक तरफ होते हैं इनवर्टिब्रेट्स। जो वर्टिब्रेट्स हैं उनको कहा जाता है कशेरुकीय प्राणी, और जो इनवर्टिब्रेट्स हैं उन्हें कहा जाता है अकशेरुकीय प्राणी। दो अलग अलग तरह के प्राणी होते हैं पूरे जंतु जगत में। अब दूसरा क्वेश्चन जो हमारे सामने ये है क्वेश्चन नंबर 10, वो कहता है कि हड्डी का प्रमुख घटक क्या है। तो हड्डी का प्रमुख घटक तो याद रखो कैल्शियम फॉस्फेट है, और बेसिकली ये कैल्शियम फॉस्फेट भी नहीं, ये कैल्शियम ट्राइफॉस्फेट होता है, जिसका फॉर्मूला भी मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, और वो फॉर्मूला है Ca2P3O10, कैल्शियम ट्राइफॉस्फेट। होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है एग्जाम में, इसलिए याद रखना कि फॉर्मूला क्या है, Ca2P3O10। पॉइंट क्लियर। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ करके हम डिस्कस करते हैं अब हमारा क्वेश्चन नंबर 11 कि अ बोन लेफ्ट इन डाइल्यूट HCl फॉर अबाउट 3 days विल। किसी हड्डी को 3 दिनों तक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में रखने पर क्या होगा। अभी हमने देखा कि कैल्शियम और फॉस्फोरस, इन दोनों चीज़ों से मिल करके हमारी हड्डी बनती है, और हड्डियों में ये पॉइंट बिल्कुल क्लियर रखिएगा कि अगर आप उसे HCl में डुबा करके रखते हो तो HCl एक तरह का एसिड है, और ये एसिड कैल्शियम के साथ रिएक्ट करेगा और धीरे धीरे हड्डी को सॉफ्ट और इलास्टिक बना देगा। तो ये पॉइंट क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ के डिस्कस करते हैं। भाई, ये हैवर्जियन सिस्टम इज़ टिपिकली फाउंड इन बोन्स ऑफ, यानी हैवर्जियन सिस्टम जो होता है वो आमतौर पर किसकी हड्डियों में पाया जाता है, और इसका सही आंसर है हैवर्जियन सिस्टम पाया जाता है मैमल्स की हड्डियों में। मैमल का मतलब होता है स्तनधारी जीव, ऐसे जीव जो अंडे नहीं देते। होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो रहा होगा, अंडे ना देने वाले जीवों की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। और हैवर्जियन सिस्टम जो है उसे कहा जाता है ऑस्टियन भी। याद रखें, ऑस्टियन, ये शब्द यहाँ पर याद रखा जाए, ऑस्टियन, ये सिस्टम है हैवर्जियन सिस्टम। ठीक, आगे बढ़ करके ये भी देखते हैं ना हैवर्जियन सिस्टम है क्या, तो उसे भी समझ लेते हैं। देखो, बेसिकली आप ये समझो कि बेसिक सिलिंड्रिकल शेप्ड स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ अ कॉम्पैक्ट बोन, यानी एक जो बोन है उसका जो सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर बन करके तैयार होता है। अब यहाँ पर देखिए, एक बोन को काट करके देखा गया है। इस हैवर्जियन कैनल में आप पूरी तरह से देख पा रहे हो कि यहाँ से एक हिस्से को निकाल करके जब बाहर रखा गया तो ये पूरा ऑस्टियन जो है, इस ऑस्टियन की हम लोग बात कर रहे हैं, ये पूरा तरह से सिलिंड्रिकल है। सिलिंड्रिकल मतलब गोल, और वो गोल सिलेंडर के जैसा है, नीचे तक पूरी तरह से चला गया है। याद रखिएगा ये पॉइंट, हैवर्जियन कैनल की बात कर रहे हैं, और यहाँ पर जुड़ाव किससे होता है, वॉकमैन कैनल से। तो यही क्वेश्चन हमारा आगे चल के बनने वाला है एक, और वो क्वेश्चन ये है कि ये बताएं द बोन ऑफ अ मैमल कंटेन्स हैवर्जियन कैनल्स विच आर कनेक्टेड बाई ट्रांसवर्स कैनल्स नोन एज। एक स्तनपायी की हड्डी में हैवर्जियन कैनल होती हैं जो ट्रांसवर्स कैनाल से जुड़ी होती हैं, उन्हें किस नाम से जाना जाता है। और फिर से जल्दी से पहुंचते हैं हमारे
लास्ट वाले स्लाइड पर, और लास्ट वाले स्लाइड पे फिर से देखते हैं कि भाई देखो दो चीज़ों से जुड़ाव है, और इस जुड़ाव को आप किस कैनल के नाम से जानते हो। यहाँ पर आप देखिए ये गोला बना दिया हमने, वॉकमैन कैनल। चलिए आगे बढ़ें, आगे बढ़ करके आंसर देख लेते हैं। तो आंसर जो है वो आंसर आपका बताता है कि इन्हें जाना जाता है वॉकमैन कैनल के नाम से। होप आपको ये पॉइंट पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। जल्दी से बढ़ते हैं आगे, और आगे बढ़ करके अब हम डिस्कस करते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, वो ये कि ब्लड क्या है, रक्त, या रक्त क्या होता है। तो सबसे पहले आप लोगों ने पीएच स्केल के बारे में सुन रखा है। पीएच स्केल आप देखते हैं कि 0 से लेकर के 14 तक एक स्केल होती है जिसका मिड होता है 7। जितना पीएच वैल्यू, याद रखिए हम लोग पीएच वैल्यू की बात कर रहे हैं, जितनी पीएच वैल्यू 7 से 0 की तरफ आएगी ये बताती है कि लिक्विड एसिडिक है, और जितनी ही 7 से 14 की तरफ जाएगी ये बताती है कि लिक्विड बेसिक है। जो बेसिक चीज़ें होती हैं उन्हें कहा जाता है एल्केलाइन, यानी वो क्षारीय हैं, याद रखिए। और जो एसिडिक हैं उन्हें कहा जाता है अम्लीय। तो होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। तो इसका सही आंसर है एल्केलाइन, यानी जो ब्लड होता है, ब्लड की पीएच वैल्यू होती है 7.4। ये पॉइंट क्लियर है। तो 7.4 पीएच वैल्यू वाली कोई भी चीज़ 7 से ऊपर है, यानी कि ये हाइड्रोजन कम के नेचर की है, इसमें कम हाइड्रोजन होगा, और कम हाइड्रोजन है इसका मतलब ये एल्केलाइन है। पॉइंट क्लियर। आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ करके डिस्कस करते हैं हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 15 कि जो मैमेलियन इराइथ्रोसाइट्स हैं, स्तनधारी एरिथ्रोसाइट्स, वो कैसे होते हैं। और सबसे पहले तो ये याद रखो कि ये एरिथ्रोसाइट्स एक ब्लड का कंपोनेंट है। ब्लड का कैसा कंपोनेंट, उसमें से देखो ब्लड में बेसिकली दो कंपोनेंट्स होते हैं। एक तरफ होता है प्लाज्मा और दूसरी तरफ होते हैं ब्लड सेल्स। अब प्लाज्मा और ब्लड सेल्स, इन दोनों में प्लाज्मा तो पूरे ब्लड का लगभग 55% हिस्सा होता है, लेकिन जो ब्लड सेल्स होते हैं इनमें 3 तरह से ब्लड सेल्स को हम लोग डिफाइन करते हैं। पहले होते हैं आरबीसी, दूसरे होते हैं डब्ल्यूबीसी, और तीसरे होते हैं प्लेटलेट्स। आरबीसी को हम लोग एरिथ्रोसाइट्स कहते हैं, डब्ल्यूबीसी को हम लोग ल्यूकोसाइट्स कहते हैं, और जो प्लेटलेट्स हैं उन्हें हम लोग कहते हैं थ्रोम्बोसाइट्स। तो होप आपको ये पॉइंट पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। अब ये जो आरबीसीज हैं, आरबीसीज जितने भी स्तनधारियों में पाए जाते हैं, सर्कुलर भी होते हैं, बाइकॉनकेव भी होते हैं, गोली भी होंगे, द्विवक्रीय भी होंगे, गैर नाभिक वाले भी होंगे, इनमें नाभिक नहीं होता, नॉन न्यूक्लिएटेड होते हैं। सो द आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। जल्दी से बढ़ते हैं आगे, और आगे बढ़ करके डिस्कस करते हैं हमारा अगला क्वेश्चन कि लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसी, यानी एरिथ्रोसाइट्स जो होता है उसका जीवन काल कितने का होता है। बिल्कुल याद रखना, 120 दिनों का होता है। याद रखिएगा, आरबीसी का प्रोडक्शन कहाँ होता है, आरबीसी का प्रोडक्शन होता है आपके बोन मैरो में। बोन मैरो हिंदी में कहते हैं इसे अस्थि मज्जा। अस्थि मज्जा में निर्माण होता है आरबीसी का, हमारे रेड ब्लड सेल्स का, और ये जा करके ख़त्म कहाँ हो जाते हैं, स्प्लीन। स्प्लीन का मतलब होता है प्लीहा, यानी हिंदी में मैंने दोनों को बताया। अस्थि मज्जा में हमारे रक्त कणिकाओं का, लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण होगा, और प्लीहा में जा करके वे खत्म हो जाएंगी, और समय काल वो जिंदा रह सकती हैं मैक्सिमम 120 दिनों तक। होप आपको पॉइंट पूरी तरह से क्लियर है। अगले क्वेश्चन पर पहुंचते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। और 17 क्वेश्चन ये कहता है कि भाई निम्नलिखित रक्त वर्णकों में से किसमें तांबा पाया जाता है। याद रखें, अब तांबा ये थोड़ा सा यहाँ पे एक बढ़िया सा क्वेश्चन बन गया हमारा, और बहुत ही अच्छे तरीके से एग्जामिनेशन में थोड़ा सा घुमा करके पूछा जाएगा। हीमोसाइनिन जो होता है, यहाँ पर देखिए जो सेकेंड ऑप्शन है वो आपका सही आंसर भी है। हीमोसाइनिन ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करने के लिए इस्तेमाल होता है, और हीमोग्लोबिन भी ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करने के लिए इस्तेमाल होता है। लेकिन हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करता है वर्टिब्रेट्स में। वर्टिब्रेट का मतलब ये होता है जिनमें कशेरुकीय जो प्राणी होते हैं, जिनमें हड्डी पाई जाती है रीढ़ की पीछे, उनमें। और दूसरा जो है हीमोसाइनिन, ये इनवर्टिब्रेट्स में करता है। इनवर्टिब्रेट का मतलब जिनमें पीछे रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती। अब देखो एक चीज़ तो याद रखो कि हीमोसाइनिन जो है ये तांबा को कैरी करता है, हीमोग्लोबिन जो है ये आयरन को कैरी करता है। पॉइंट क्लियर है पूरी तरह से। हीमोसाइनिन इनवर्टिब्रेट्स में ब्लड का ट्रांसफर करेगा, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करेगा, लेकिन तांबे के साथ। वहीं हीमोग्लोबिन जो है वो ब्लड में ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट तो करेगा, लेकिन दीज आर द पैक्ड प्रोटीन बैग्स कंटेनिंग आयरन।
हीमोग्लोबिन एक तरह के प्रोटीन बैग हैं जिनमें लोहा यानी आयरन की मौजूदगी होती है। चलिए जल्दी से बढ़ते हैं अब हम लोग अगले क्वेश्चन पर, और वो है क्वेश्चन नंबर 18 कि हीलियम को क्यों प्रेफर किया जाता है हाइड्रोजन की जगह एयर बलून्स में। तो देखिए, सबसे पहले तो ये जान लो कि हाइड्रोजन एक तरह की ऐसी गैस है जो रिएक्ट भी करती है, लेकिन हीलियम एक इनर्ट गैस है, अक्रिय गैस है, ये रिएक्ट नहीं करती। तो जब ये लाइट होगी और रिएक्ट भी नहीं करेगी, तो सबसे पहले तो ये है कि गुब्बारे को हल्का हो महसूस कराएगी और गुब्बारा ऊपर भी जाएगा। उसके साथ साथ हवा में कहीं पर भी रिएक्शन करके ये कोई आग नहीं लगेगी इस पर। पॉइंट क्लियर हो गया, आग नहीं लगेगी, इसलिए हीलियम जो है वो हाइड्रोजन की जगह इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि हाइड्रोजन रिएक्ट कर सकती है, हाइड्रोजन अभिक्रिया कर सकती है किसी के साथ, पर हीलियम अभिक्रिया नहीं कर सकती क्योंकि हीलियम अक्रिय है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 कि जो ब्रास यूटेंसिल्स होते हैं उनमें द अमोनियम क्लोराइड पाउडर यूज टू क्लीन द हॉट यूटेंसिल प्रोड्यूसेस फ्यूम्स ऑफ, यानी पीतल के बर्तनों की जो टिनिंग है वो करते समय गर्म बर्तन को जब हम उस पर अमोनियम क्लोराइड पाउडर डालते हैं तो अमोनियम क्लोराइड पाउडर किस धुएं का उत्पादन करता है, और इसका सही आंसर है आपके पास नंबर 4, अमोनिया एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड इसका उत्पादन करता है। और इसके पीछे भी मैं एक चीज़ और बता देता हूँ आपको, टिनिंग जो एक तरीका है, टिनिंग तरीका बेसिकली क्या होता है, इसको हमारे यहाँ कलाई भी बोलते हैं, यानी लोकल में टिनिंग को कलाई कहा जाता है। बेसिकली जो भी जैसे कॉपर है या कोई ब्रास है, मतलब पीतल की बात कर रहे हैं हम लोग, सपोज हम तांबे की बात कर रहे हैं, जनरली जब हम इनको एयर में रखते हैं ना तो इनके ऊपर कोट, मतलब ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके ये एक तरह की कोट बना लेते हैं, जो कि कोट काली भी हो सकती है। कोट इनके ऊपर की परत को, चमकीले परत को इन्हें धुंधला कर देती है, ऑक्सीडाइज्ड दिखते हैं ये। तो ये कलाई जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस के तहत टिन की एक परत चढ़ा दी जाती है ताकि ये एटमॉस्फेयर की ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन ना करें। अगर ये वातावरण की ऑक्सीजन के साथ कोई अभिक्रिया नहीं करेंगे तो इनकी चमक उसी तरह बनी रहेगी। यानी अब जब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो हमें ये समझ में आता है कि अमोनियम क्लोराइड का पाउडर जब उस पर डाल करके और उसे साफ़ करते हैं तो वो अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड यही दोनों चीज़ें छोड़ेगा, क्योंकि हाइड्रोजन वहाँ पर मौजूद होगी और हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करेगा तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और अमोनिया जो है, अमोनिया अलग हो जाएगा तो उसकी फ्यूम्स उड़ेंगी। फ्यूम्स मतलब उसका धुआं, हल्का हल्का धुआं। और अगला है क्वेश्चन नंबर 20, वो ये कि हाइड्रोफ्लोरिक एसिड is not kept in glass bottles because it reacts with, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड जो है वो कांच की बोतलों में नहीं रखा जाता क्योंकि ये प्रतिक्रिया करता है किससे। देखिए, सबसे पहली चीज़ तो मैं आपको बता दूं कि हाइड्रोफ्लोरिक एसिड जो है इसे हम लोग डिनोट करते हैं HF से। हाइड्रोफ्लोरिक एसिड एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड है और ये कांच की सिलिकॉन डाइऑक्साइड, जो कांच की सिलिकॉन है उससे रिएक्ट करता है, और उससे रिएक्ट करने के बाद सिलिकॉन डाइऑक्साइड को ये डाइल्यूट कर देगा। तो अगर कांच की बोतल में आपने हाइड्रोफ्लोरिक एसिड को रख दिया तो कुछ देर में कांच अपने आप उसी एसिड में घुल जाएगा, और अगर घुला तो ये ख़राब हो जाएगा, तो आपका जो प्रिजर्वेशन है वो भी ख़राब हो जाएगा। तो इस तरह से आज हम लोगों ने 20 क्वेश्चंस डिस्कस किए, और इन 20 क्वेश्चंस को डिस्कस करने के बाद मैंने जैसा आपसे कहा था कि सोशल मीडिया अकाउंट्स पे आप मुझे यहाँ मिल सकते हो। फेसबुक पे एजुकेटर नवदीप सिंह के नाम से पेज है, इंस्टाग्राम पे नवदीप सिंह 003 एंड ट्विटर पर भी नवदीप सिंह 003। टेलीग्राम के बारे में, टेलीग्राम याद रखें, इन सभी जितने भी हमारे लेक्चर्स हैं इन सब की PDF आपको वेक्टर एजुकेटर्स के टेलीग्राम ग्रुप पर मिलती रहेंगी और उसके टेलीग्राम चैनल पर भी। तो होप आपको पूरी तरह से समझ में आया होगा आज का लेक्चर। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आपसे जल्दी ही मिलते हैं अगले दिन, जहां पर हम बात करेंगे जनरल स्टडीज़ की। थैंक यू सो मच। आई विश यू ऑल द बेस्ट।